हेलो दोस्तों। हम लोगों की क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका अध्याय तीसरा है। यहाँ पर हम लोग राज्य शासन कैसे काम करता है अध्याय को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की पॉलिटी में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, यानी हमने वहाँ पर स्थानीय शासन के बारे में जाना था। हमने वहाँ पर पंचायती राज संस्थान और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को पढ़ा था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर काम करती है। जो सबसे निचला स्तर है उसको लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्तर कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फिर राज्य स्तर की सरकार आ जाती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या राज्य शासन कहा जाता है। और राज्य सरकारों के ऊपर पूरे देश स्तर पर एक केंद्र सरकार होती है जो कि पूरे देश के लिए काम करती है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र शासन कहा जाता है। तो आज के अध्याय में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है जो कि उस राज्य की सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो ये राज्य की सीमाओं के भीतर निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है, कानून बनाती है और उनको लागू करवाती है। तो ये जो शासन है ये राज्य के भीतर बड़े प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों को संभालता है। देखिए, राज्य सरकार के 2 भाग हैं। एक तो है राज्य की कार्यपालिका और दूसरा है राज्य की विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका का जो अंतर है इसको समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। उस कहानी से आपके मन में चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम लोग अपने घरों की बात करें तो हमारे घरों में जो हमारे पिता होते हैं वो नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो उनकी आज्ञा मानकर उनको फॉलो करते हैं और उसको कंप्लीट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता ने एक निर्णय लिया कि घर में इस दिशा में कमरा बनना है। तो पिता ने एक निर्णय लिया है कि भाई घर की इस दिशा में कमरा बनेगा और उन्होंने उस कमरे के लिए 50,000 रुपये का बजट फिक्स कर दिया और अपने बेटों को आदेश दिया है कि आप अपनी देखरेख में कमरा तैयार कराएंगे। कमरे के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, जो भी लेबर चाहिए लेबर अरेंज करेंगे और अपनी देखरेख में कमरा तैयार करवाएंगे। तो यहाँ पिता ने क्या किया है, पिता ने डिसीजन लिया है, नीति ली है, निर्णय लिया है कि ये कमरा तैयार कराना है और बजट फिक्स कर दिया है। तो पिता क्या हुए, पिता यहाँ पर विधायिका के फॉर्म में हुए, यानी पिता विधायिका वाले फॉर्म में पिता ने निर्णय लिया है, बेटे उसको जो है लागू करा रहे हैं, बेटे जो है उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो बेटे जो है कार्यपालिका वाले रूप में हुए। तो यही अंतर जो है राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका में है। विधायिका जो है नीतियां बनाती है, निर्णय लेती है, कानून बनाती है, वहीं कार्यपालिका जो है इन नीतियों को, निर्णयों को या कानूनों को धरातल पर लागू कराता है। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में विस्तार से दिया गया है, विस्तार से बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका जो है कानूनों को लागू करने वाली संस्था है, धरातल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने वाली संस्था है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर राज्यपाल के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया कि राज्यपाल कौन होता है। देखिए, राज्यपाल जो है ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। केंद्र स्तर पर जो भूमिका प्रेसिडेंट की होती है, राष्ट्रपति की होती है, वही राज्य के स्तर पर राज्यपाल की भूमिका होती है। तो राज्य में जो भी काम किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो है कार्यकारी प्रमुख है, संवैधानिक मुखिया है। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो भी काम किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। जैसे केंद्र स्तर पर जो भी निर्णय या जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो वैसे राज्य स्तर पर जो भी काम, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक मुखिया है। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। यानी केंद्र सरकार, केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो अपने किसी कैंडिडेट को चूज करती है और राष्ट्रपति जो है अपने मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से इसकी नियुक्ति करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को किस राज्य का राज्यपाल बनाना है और फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाकर एक पेपर पे अपने हस्ताक्षर करके मोहर लगा के उसकी नियुक्ति कर देता है। तो इसकी प्रक्रिया है, यानी इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। देखिए, राज्यपाल का रोल क्या है? राज्यपाल का रोल ये है, अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल का रोल ये है कि राज्यपाल एक सेतु के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सेतु के रूप में काम कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अलग चल रही है, राज्य स्तरों की सरकारें अलग चल रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारों में कोई सामंजस्य नहीं है, ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, इसलिए राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है। राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है, जो कि राज्यों को मनमानी करने से भी रोकता है। अब हम लोग राज्य विधायिका के बारे में जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिका के बारे में विस्तार से बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपको उस उदाहरण में बताया था कि राज्य की विधायिका जो है नीतियां बनाती है, निर्णय लेती है
और कानून बनाती है। तो ये संस्था जो है राज्य स्तर पर कानून बनाने, सरकार पर नियंत्रण रखने और जनता की इच्छाओं को नीतियों में बदलने का काम करती है। यहाँ पर एक लाइन आई है कि जनता की इच्छाओं को नीतियों में बदलने का काम ये क्यों करती है? चूंकि जो विधायिका होती है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो ये लोग जो है जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि ये जनता की इच्छाओं को नीतियों में बदलने का कार्य करती है। राज्य की जो विधायिका है इसको राज्य विधानमंडल भी कहा जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 168 है इसके अनुसार राज्यों में विधानमंडल के दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो है एक सदनी विधानमंडल और दूसरा है द्विसदनी विधानमंडल। एक सदन का मतलब कि जिस विधानमंडल में केवल एक हाउस होता है उसको एक सदनी विधानमंडल कहा जाता है। जहां विधानमंडल का केवल एक ही सदन होता है उसे एक सदनी व्यवस्था कहते हैं और इस सिंगल सदन वाली विधानमंडल को विधानसभा कहा जाता है। अगर हम वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत के अधिकांश राज्यों में, यानी 22 राज्यों में हमारे यहाँ एक सदनीय विधानमंडल वाली व्यवस्था यानी विधानसभा ही केवल मौजूद है। इसमें जो है राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मयंक सर ने तो ये बताया था कि कार्यपालक में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, महाधिवक्ता आता है, फिर यहाँ पर राज्य विधायिका में राज्यपाल क्यों आ गया? देखिए, राज्यपाल दोनों तरफ से काम करता है, कार्यपालक के रूप में भी काम करता है और विधायिका के रूप में भी काम करता है। और ये विधानमंडल का अंग क्यों है? अंग इसलिए है कि विधायिका जो कुछ भी निर्णय लेती है वो निर्णय तब तक पास नहीं होंगे जब तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिल जाएगी। यानी कि राज्य स्तर पर कोई कानून बनना हो तो विधानसभा से वो बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा, अपने साइन नहीं करेगा, तब तक वो कानून बन नहीं पाएगा। तो इसी वजह से राज्यपाल को जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग माना गया है। जैसे संसद के संदर्भ में अगर हम बात करें, देश की जो संसद है उसके संदर्भ में हम बात करें तो देश की संसद में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये 3 अंग बताए गए हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होकर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देता है वो बिल आगे बढ़ जाता है, वो बिल पूरे देश में लागू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो राज्यपाल की जो भूमिका है वो कार्यपालक और विधायिका दोनों में ही है। इसी वजह से यहाँ पर राज्यपाल को हमने विधानमंडल में भी यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर जो विधानमंडल है ये राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर एक सदनी व्यवस्था वाले कुछ राज्यों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। यहाँ पर एक सदनी व्यवस्था है, यहाँ पर केवल विधानसभा है। ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद 170 है इसके अनुसार एक राज्य में विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है आर्टिकल 170। यानी आर्टिकल 170 ये कहता है कि एक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, जिनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। यानी जो एक सदनीय विधानमंडल है जिसमें विधानसभा होती है तो विधानसभा के जो भी कैंडिडेट होते हैं इनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य हैं, तो वहाँ पर ये जो अधिकतम और न्यूनतम वाली सीमा है इससे उन्हें छूट दी गई है। तो कुछ छोटे राज्यों के लिए भौगोलिक और जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम सीमा जो है 60 में छूट कर दी गई है। या सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की विधानसभा में मात्र 32 ही सीटें हैं, मिजोरम में और गोवा में मात्र 40 सीटें हैं, क्योंकि छोटे राज्य हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या वाला जो यहाँ पर न्यूनतम संख्या की जो मानक है उसमें से छूट दी गई है। देखिए, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। विधायक को अंग्रेजी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विधानसभा के जो कैंडिडेट होते हैं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और आगे चल के सरकार बनाते हैं। देखिए, जो भी विधायक होते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होते हैं, किसी न किसी पार्टी से होते हैं, जैसे कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों, या कई बार क्या होता है इंडिपेंडेंट होकर भी चुनाव लड़ते हैं। तो उन्हें ऐसे लोगों को निर्दलीय कहा जाता है। जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं, स्वयं अकेले खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, उनको निर्दलीय कहते हैं। तो विधायक जो होते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होते हैं या फिर निर्दलीय होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग द्विसदनी विधानमंडल की। तो द्विसदनी में क्या है, यहाँ पर 2 सदन है। जैसे हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है। वहाँ पर लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है या उच्च सदन है। वैसे ही द्विसदनी विधानमंडल में ही है। यहाँ पर भी क्या है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। देखिए, यहाँ पर उच्च सदन को विधान परिषद बोलते हैं और जो निम्न सदन है वो आपका विधानसभा बन जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जहाँ विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं इसके अंग के रूप में? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो भारत के केवल 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था है। इसमें कि आपके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे ये 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में 2 सदन वाली व्यवस्था है। तो इसका जो उच्च सदन है उसको विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहा जाता है, जो कि स्थायी सदन है। देखिए सेम वही है जैसा हमारा राज्यसभा है सदन, उसी तरह का यहाँ पर उच्च सदन इसका विधान परिषद है। इसके सदस्यों को विधान परिषद सदस्य या एमएलसी कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इनको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो राज्य की जो विधान परिषद है, जिस तरह से संसद के राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, वैसे यहाँ पर भी चुनाव की जो व्यवस्था है अप्रत्यक्ष तरीके से है। तो इसके सदस्य जो हैं एमएलसी जो हैं ये इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इनके बारे में विस्तार से नहीं बताया है कि इनके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 7 के स्तर पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में या डीप में इसके बारे में नहीं बताया है। बस इतना जान लीजिए, जो भी एमएलसी हैं, जो भी विधान परिषद के कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है इसके बारे में बताया गया है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या जो है विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम 40 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए राज्य की विधानसभा में 300 सदस्य हैं, 300 सदस्यों की राज्य की विधानसभा है, तो यहाँ पर जो विधान परिषद की संख्या होगी वो 100 से ज़्यादा नहीं होगी, उसमें 100 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, 100 से कम ही होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो एक कंडीशन ये रख दी गई है कि जो यहाँ पर जो सीटें हैं वो विधानसभा की तुलना में 1/3 होंगी, 1/3 से अधिक नहीं होंगी और न्यूनतम 40 हो सकती हैं, इससे कम नहीं होंगी। अब देखिए इसका जो निम्न सदन है विधानसभा है, और विधानसभा के बारे में ऊपर जो सब हमने पढ़ा था वही सब इसमें आ जाता है। कुछ चीज़ें छूट रही थी वो मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। तो निम्न सदन इसका जो विधानसभा बन जाएगा, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। देखिए इसके कार्यकाल के बारे में मैंने यहाँ बताया है कि अनुच्छेद 172(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है इसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है, यानी इसकी पहली बैठक की तिथि से 5 साल के लिए काम करती है। हालांकि निर्धारित 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, ये भंग हो सकती है। और अगर मान लीजिए पूरे देश में इमरजेंसी लगी है, आपातकाल की स्थिति है, तो आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा कानून बनाकर जो विधानसभा का कार्यकाल है ये 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग गई, अब किसी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है, वो 4.5 साल या 4.5 साल पूरा हो चुका है और उसी समय इमरजेंसी लग गई, तो ऐसे में संसद के द्वारा कानून बनाकर इसका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो आपातकाल समाप्त होने की दशा में 6 महीने से ज़्यादा इसका कार्यकाल और आगे नहीं चलेगा। 6 महीने के भीतर विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये प्रावधान भी हमारे संविधान में दिया गया है। देखिए राज्यपाल के बारे में नोट के रूप में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का हिस्सा तो होता है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति है, मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा क्यों है। हिस्सा इसलिए है क्योंकि राज्यपाल की सहमति के बिना कोई भी नीति, कोई भी निर्णय आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी कानून जो है बन नहीं पाएगा। जब तक ये अपनी सहमति नहीं देगा, अपने साइन नहीं करेगा किसी बिल पर, तब तक वो कानून बन ही नहीं पाएगा। इसी वजह से राज्यपाल जो विधानमंडल का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब है विधानसभा निर्वाचन एवं सरकार गठन। देखिए संविधान के अनुच्छेद 173 में विधानसभा सदस्य चुने जाने की अर्हताओं के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट की जो आयु है वो एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए। वहीं अगर उसको विधान परिषद का यानी एमएलसी का इलेक्शन लड़ना है तो उसकी एज न्यूनतम 30 साल होनी चाहिए। यानी अब आपके मन में समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को विधायक बनना है तो विधायक के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एमएलए इलेक्शन के लिए उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं उसको विधान परिषद का इलेक्शन लड़ना है यानी एमएलसी का इलेक्शन लड़ना है तो उसकी एज कम से कम 30 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यानी अगर आपको मान लीजिए यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको यूपी के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन लड़ पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, अब वो चाहे कि यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ना है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसी राज्य से इलेक्शन लड़ सकते हैं जिस राज्य के आप पंजीकृत मतदाता हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 191 में बताया गया है कि उम्मीदवार केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ के पद का यहाँ पर आसान सा मतलब ये है कि उम्मीदवार कोई सरकारी नौकरी में ना हो या सरकार से कोई सैलरी या पेंशन ना उठा रहा हो। अगर व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी केवल विधानसभा है, और 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं।
तो देखा जाए भारत के 28 के 28 राज्यों में एक विधानसभा मौजूद है। तो हर राज्य में एक विधानसभा होती है और राज्य को जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य है एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। जैसे अमूमन ये होता है कि 2-3 पंचायतें मिलाकर या एक आध नगर पालिका, कुछ पंचायत क्षेत्र मिलाकर विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पर एक विधायक चुना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 68 विधानसभा क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि यहाँ से 68 विधायक चुने जाएंगे। वर्तमान में यूपी राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी विधानसभा की सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है यूपी में है। यहाँ पर 403 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनसे 403 विधायक चुने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी सत्ताधारी पार्टी कहलाएगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, किसको बहुमत वाली पार्टी कहा जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी पार्टी जितनी भी राज्य में विधानसभा सीटें हैं उसका 50% प्लस 1 सीट जीतती है, उसको बहुमत वाली पार्टी या सत्ताधारी पार्टी माना जाएगा और वही पार्टी आगे चलकर सरकार बनाएगी। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक यानी 50% प्लस 1 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष या सत्ताधारी दल और अन्य सबको विपक्ष कहा जाता है। विपक्ष का मतलब विरोधी पक्ष, यानी ऐसे लोग जो कि सत्ता में नहीं आ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी राज्य में 100 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 2 पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, एक ए है और एक बी पार्टी है। तो ए पार्टी के जो विधायक हैं, अगर ए पार्टी में 50 सीटें प्लस 1 यानी 51 विधायक यहाँ पर ए पार्टी के हैं, तो एक पार्टी जो है बहुमत वाली पार्टी सत्ताधारी पार्टी मानी जाएगी और ए पार्टी जो है यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। और बी पार्टी जिसकी सीटें कितनी रह गई, मात्र 49 इसके पास कैंडिडेट रह गए, तो ये जो है विरोधी पक्ष या फिर विपक्ष इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, चुनाव के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ए और बी यहाँ पर पार्टियों के नाम लिए हैं, हम लोग बीजेपी कांग्रेस भी बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी 100 सीटें हैं। अब 100 सीटों में यहाँ पर 51 सीटें जो है बीजेपी पार्टी की आ गई, भारतीय जनता पार्टी की 51 सीटें आ गई। तो बाद में क्या होगा, 51 सीटों वाले जो बीजेपी विधायक हैं, ये अपने विधायक जो हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं, अपना एक लीडर इसमें से चुनते हैं। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है इसके विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो सत्ताधारी दल है जो कि बहुमत प्राप्त दल है, उससे राज्यपाल आग्रह करता है कि आप सरकार बनाएं। तो यहाँ पर क्या है, जो बहुमत प्राप्त वाले दल वाले जो विधायक हैं ये अपने में से किसी एक व्यक्ति को आगे लीड के रूप में चुनते हैं, एक लीडर के रूप में चुनते हैं और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल क्या करता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यानी जो पार्टी बहुमत में होती है, जिसके पास 50% प्लस 1 सीटें होती हैं, यानी कि जो 50% से ज़्यादा सीटें जिसके पास होती हैं, वही पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके बारे में अनुच्छेद 164(1) में इसके बारे में भी बताया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद जो 164(2) है, इसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि ये जो मंत्रिपरिषद है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में जो भी कार्यवाहियां होती हैं, जो भी ये काम करते हैं, उसका उन्हें वहाँ पे विधानसभा में जवाब देना होता है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, यानी चाहे वो पक्ष वाले हों जिनके पास बहुमत वो वाले हों, या फिर विरोधी दल के विपक्ष वाले विधायक हों, ये सभी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। विभिन्न विषयों पर ये चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर चर्चा करते हैं। इस तरह आप लोग देखेंगे कुछ विधायकों के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो विधायक के रूप में है और दूसरा मंत्री के रूप में है। अब आपके मन में विधायक और मंत्री वाला कॉन्सेप्ट आया होगा कि सर यहाँ पर मुख्यमंत्री आ गए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो गई, ये मंत्रिपरिषद निकल के कहाँ से आई। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल फिर से मैं दूंगा। जैसे एक घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक घर में मान लीजिए 10 परिवारीजन हैं, है ना। अब 10 के 10 जो हैं नीति निर्माता हैं, भाई 10 के 10 ने मिलकर निर्णय लिया है। अब उसमें से हम 2 या 3 को आगे कर दें कि भाई आपको ही ये निर्णय जो है आपने लिया है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अब जो इनके मान लीजिए 51 विधायक है, 100 में से जो 51 इस पार्टी के विधायक हैं, अब 51 के 51 केवल नीतियां ही बनाएंगे, उसको लागू नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनमें से कुछ
कुछ विधायक ऐसे होते हैं जिनको दोहरी भूमिका दे दी जाती है। वो अपने क्षेत्र के विधायक तो होते हैं, साथ ही साथ संबंधित विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं। शिक्षा विभाग का मंत्री है, सिंचाई विभाग का मंत्री है ना, ऊर्जा मंत्री है, ताकि जो जरूरतें हैं लोगों की, उन जरूरतों को पूरा किया जा सके, काम सुचारू रूप से किया जा सके। तो विधायकों में से ही कुछ लोग मंत्री बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ विधायकों के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो विधायक के रूप में होते हैं और दूसरी मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बहुमत का अर्थ यहाँ बताया गया है। देखिए, बहुमत का अर्थ ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों, तो इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। अब आगे विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में चर्चा की गई है कि विधानसभा की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, कैसे विधायक विधानसभा में बैठकर निर्णय लेते हैं, कैसे वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है। देखिए, विधानसभा या विधानमंडल वह स्थान है जहाँ पर ज्वलंत मुद्दे जैसे कि स्वास्थ्य है, सफाई या राज्य से संबंधित जो अन्य मुद्दे हैं, इन पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। जो विधायक होते हैं मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मंत्री दोहरी भूमिका में है। मंत्री एक तो विधायिका वाली भूमिका में भी है, कानून भी बना रहे हैं, है ना, और कार्यपालक वाली भूमिका में भी काम भी कर रहे हैं। तो चूंकि मंत्री यहाँ पे अलग से कार्यपालिका के लिए भी बना दिए, विधायकों में से कुछ व्यक्ति कार्यपालिका का उनको कार्यभार दे दिया गया है, तो ऐसे में विधायक जो होते हैं संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो विधायक पूछ सकते हैं कि भाई यूपी में इतने साल से शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है ना। तो शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा क्यों नहीं आ रही है। इतने साल से लोग बेरोजगार क्यों हैं, बेरोजगारी के ऊपर आंसर देना पड़ेगा। तो विधायक जो हैं मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और खर्च को विधानसभा से स्वीकृत कराना अनिवार्य है। ये सरकार जो भी निर्णय लेती है, कानून बनाती है या जो भी बजट होता है उसको विधानसभा से पास कराना अनिवार्य है, तभी वो बजट जो है एग्जीक्यूट हो पाएगा। देखिए, मंत्री जो है सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, और इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। यानी मान लीजिए अगर हमें उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वैकेंसी लानी है या कोई काम करना है, कोई योजना लॉन्च करनी है, तो उसको पहले विधानसभा में पास कराना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जो भी इन विभागों को जो भी कार्य करना है उसको विधायिका द्वारा यानी विधानसभा में अनुमोदित या स्वीकृत कराना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च करना है और क्यों करना है। तो यहाँ पर अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो मंत्री हैं ये विधायिका के रोल में भी हैं और कार्यपालिका के रोल में भी हैं। यानी कुछ जो विधायक होते हैं उनके ऊपर मंत्री वाला कार्यभार भी आ गया, तो ऐसे करके वो विधायक होते हुए भी कार्यपालिका वाले रोल में भी आ जाते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रियों का समूह। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से सरकार का जो काम है उसके लिए उत्तरदायी होती है। अब सामान्य शब्दों में सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री है, उसने जो भी विभिन्न विभागों के मंत्री बनाए हैं उनको मिलाकर यहाँ पे सरकार बोला जाता है। तो सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो कि उनके प्रभारी हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, बहुमत वाली पार्टी होती है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उसकी जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री हैं, उनको मिलाकर सरकार बोला जाता है। इन सब का जो सामूहिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है। यानी इन सब के ऊपर कौन होता है? मैन मंत्रियों के ऊपर, मंत्रिपरिषद के ऊपर मुख्यमंत्री होता है। और यही जो है सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। देखिए, संवैधानिक कार्यपालिका कौन है? संवैधानिक कार्यपालिका है राज्यपाल, जबकि वास्तविक कार्यपालिका है मुख्यमंत्री। जैसे पीएम के संदर्भ में है, राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री है। वही राज्य के संदर्भ में है, राज्य में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक जो कार्यकारी है वो मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो कि विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में क्या करते हैं? सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। यानी यहाँ पर कुछ विधायकों के पास दोहरी जिम्मेदारी है, विधायक भी है, कार्यपालिका के रूप में भी है। वहीं जो सभी विधायक जो विधानसभा में इकट्ठे होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं और विधायिका के रूप में वो सरकार के जो कार्यकारी हिस्सा है उसको काम करने का अधिकार देते हैं। यानी मान लीजिए कोई भी हमें स्कीम लॉन्च करनी है, उसके लिए एक बजट तैयार करना है, तो स्कीम को हमें विधानसभा के पटल पर रखना होगा। सभी विधायकों से बहुमत में यानी कि 50% प्लस 1 की सहमति लेनी होगी, तब वो स्कीम अनुमोदित हो पाएगी। तो वो ऐसे करके काम करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि विधायिका के रूप में भी सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं, समय समय पर उस पर प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, बहस होती है। हर राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य सूची से संबंधित जो भी विषय हैं
जैसे स्वास्थ्य सेवा है, नगर निगम है, पंचायत है, शिक्षा है, तो इन पर कानून बनाने का अधिकार है। इन राज्य जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो है राज्य सूची के जो भी विषय हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है। तो राज्य स्तर के जो राज्य विधानसभा है ये राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का इसके पास अधिकार है। अब देखिए आगे यहाँ पर शासन की जो कार्यप्रणाली है ये कैसे काम करती है, कि यहाँ बताया गया है कि भाई ये लोग सत्ता में तो आ गए, सरकार बना ली, अब सरकार काम कैसे करती है, कैसे लोगों की समस्याओं का निराकरण करती है, कैसे पूरा प्रशासन देखती है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता रहे, ये सब चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, खास करके मुख्यमंत्री और मंत्री, ये समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कदम उठाते हैं। जैसे विभागीय कार्य हैं, यानी हर व्यक्ति को विभाग असाइन करते हैं, हर मंत्री के अंडर में एक विभाग होता है। तो शासन अपने विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, इनके माध्यम से नीतियों को लागू करता है। यानी यहाँ पर इन सब विभागों के मंत्री होते हैं और फिर ये अपने अधीनस्थों को, जो कि सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी उनको आदेश देते हैं, उनके जरिए वो नीतियाँ धरातल पर लागू होती हैं। इसके अलावा समय समय पर जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जमीनी हकीकत को जानने के लिए जो दौरे करते हैं, स्कूलों का दौरा करते हैं, हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, क्षेत्रीय दौरा करते हैं, ताकि जमीनी हकीकत जान सकें कि धरातल पर कितना काम हो पा रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए कहीं पर क्या है, कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी आ गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग की वजह से कहीं पे 15 या 20 बच्चे मर गए। तो ऐसे में इन समस्याओं के निराकरण के लिए, जटिल समस्याओं के लिए क्या है, उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी ये लोग करते हैं। कई बार इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं या प्राकृतिक आपदा जाती है, तो ऐसे में आपदा प्रभावित या फिर उस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को ये आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इस तरह से जो शासन की जो कार्यप्रणाली है ये काम करती है। देखिए, शासन की जवाबदेही के अन्य माध्यम भी हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। तो यहाँ तो हमने एक तरीका तो जान लिया कि एक तरीका तो है विधायिका के जरिए। विधायिका जो है कार्यपालिका पर अंकुश लगाए रखती है, कार्यपालिका की समय समय पर जांच करती है। लेकिन फिर भी आप अमूमन देखते होंगे जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके विधायक एक सुर में बात करते हैं, वो अपनी पार्टी से प्रश्न नहीं उठाते हैं। आपने अमूमन ये ट्रेंड देखा होगा, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी पार्टी के विधायक अगर सत्ता में है, बहुमत में है कोई पार्टी, तो उसके विधायक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। अमूमन ये ट्रेंड देखा जाता है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि विधायिका इनको अंकुश लगा के रखेगी, विधायिका कंट्रोल करेगी, ऐसा नहीं होता है। बस कहने की बात है कि विधायिका कंट्रोल करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो शासन की जवाबदेही के यहाँ पे कुछ अन्य तरीके भी बताए गए हैं। जैसे मीडिया है, मीडिया का मतलब जो भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, इन सब के माध्यम से समय समय पर ये लोग सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार को उनका जवाब भी देना होता है। सरकार जो कई बार प्रेस वार्ता करती है, किसी मुद्दे को लेकर सरकार प्रेस वार्ता करती है, बताती है कि हमने इसके लिए ये काम किया है, हम ये नीतियाँ बना रहे हैं, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे करके इंटरव्यू देते हैं, मंत्री इंटरव्यू देते हैं, मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते हैं। तो प्रेस वार्ता के बारे में बताया गया है कि मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उसे प्रेस वार्ता कहते हैं। प्रेस वार्ता का मतलब होता है जब हमें किसी एक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो उन्हें पूरा पत्रकारों का एक समूह बुला लिया, तो वो उस मुद्दे पर पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। जैसे अगर हमारा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तो जितने भी पत्रकार होंगे रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे कि भाई फलाने विभाग में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, फलाने विभाग का पेपर लीक क्यों हुआ, एग्जाम पोस्टपोन क्यों हो रहे हैं। तो ये सब सवाल पूछेंगे, उनका जवाब प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री या जो संबंधित मंत्री है उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा जनता यहाँ पर सबसे ऊपर है, जनता सर्वोपरि है। तो जनता भी सार्वजनिक विरोध करती है, संगठन बना के विरोध करती है। आपने देखा होगा लोग विभिन्न संगठन बनाकर, ग्रुप बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं। कई बार नौबत जब बिगड़ जाती है, सरकार सुनने को तैयार नहीं होती है, तो लोगों का समूह एक विशाल आंदोलन क्रिएट कर देता है। तो आंदोलन के जरिए सरकार जो है जनता जो है सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराती है, जो भी समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। तो ऐसे करके लोग जो हैं शासन पर अंकुश लगाकर रखते हैं। यानी कि लोग ये याद दिलाते हैं कि आप 5 साल के लिए जब सत्ता में हो, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन आने वाले हैं और फिर से हम आपको उठा के फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लोग शासन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। आज हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स में आपको
ये पूरे प्रॉपर नोट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो नोट्स परचेज करने का लाभ ये होगा कि आपके समय की बचत होगी और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज समझ में आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।